हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाल ह्यूमनटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ एज महिपाल बघेल एज ए बिजनेस कंसल्टेंट एंड बिजनेस एडवाइज़र। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होगी और आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 7 डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन ऑफ रिजर्व आज पढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन को आप बटन दबा दें जिससे कि आने वाली आपको नोटिफिकेशन वीडियो आपको आसानी से मिल सके। यदि आप चैनल पर नए हो तो आप वीडियो पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन आप दबा के नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और चलिए चलते हैं। देयर इज नो टाइम वेस्ट एंड रेडी टू स्टार्ट। डेप्रिसिएशन, भाई डेप्रिसिएशन किस पे बेस होता है? डेप्रिसिएशन हमारा ये मैचिंग प्रिंसिपल पर बेस होता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? दैट रेवेन्यू ऑफ द गिवन पीरियड ऑफ इज मैच अगेंस्ट एक्सपेंस फॉर सेम पीरियड। मैचिंग कंसेप्ट, जो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो किस पे कंसेप्ट होता है? मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? मैचिंग कंसेप्ट एक्सपेंस, हमारा जो एक्सपेंस हमारे इक्वल होते हैं रेवेन्यू। जैसे कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? फिक्स एसेट। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस हमारा डेप्रिसिएशन। तो जब हम किसी चीज़ को हम यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट भी होगा। बेनिफिट किस रूप में होगा? हमारा रेवेन्यू के भी रूप में होगा। जब एक्सपेंस हमारे क्या होता है? डेबिट, और रेवेन्यू क्या होती है? हमारी क्रेडिट। तो ये हमारा क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल है। Matching principle require that the revenue of a given period is matched against the expense for the same period. मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? मैचिंग कंसेप्ट हमारा जो एक्सपेंस हमारे इक्वल होते हैं रेवेन्यू के सेम पीरियड में, उसे हमें मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन मीनिंग क्या होता है? डेप्रिसिएशन मे बी डिस्क्राइब एज ए परमानेंट कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल shrinking in the book of value of fixed asset. It is based on the cost of assets consumed in the business and not in the market value. According to Institute of Cost Management, London, ICMA, the terminology depreciation is the diminution in the intrinsic value of assets due to use and or lapse of time. Accounting standard AS6 issued by Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, define the depreciation a measure of wearing the out consumption or other loss of value of depreciable asset arising from reflection of time or obsolescence through technology and market changes. Depreciation is allocated so as to charge fair proportion of depreciable amount in each account during the expected useful life of assets. Depreciation includes amortization of assets of whose useful life of predetermined. As per depreciation AS6, तो depreciation क्या होता है हमारा? Depreciation is measure of bearing out consumption of other loss value of depreciable asset arising from use of reflection of time or obsolescence through technology and market change. Depreciation is allocation so as to change fair proportion of the depreciable amount in each accounting period during the expected useful life of asset. Depreciation includes the amortization of asset whose useful life of predetermined. सिंपल भाषा में डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन हमारे एसेट की वैल्यू का रिडक्शन होता है, यानी कि एसेट की वैल्यू कम होना वो हमारा डेप्रिसिएशन है। फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन की विशेषताएं क्या है? तो इट इज डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स. It includes loss of the value of the reflection of time, uses of obsolescence. For example, a business firm buys a machine for 1 lakh on 1st April 2017. In the years
2017 a new version of machines arrives in the market. नई टाइप की मशीन मार्केट में आ गई. एज ए रिजल्ट मशीन्स बॉक्ड बाय द बिजनेस फर्म बिकम्स आउटडेटेड. क्या हो गई? आउटडेटेड हो गई. द रिजल्टेंट डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन कॉज्ड बाय ऑब्सोलेंस. तो डेप्रिसिएशन का मेन फीचर्स क्या होता है? ड्यू टू एफ्लेक्शन ऑफ टाइम. एफ्लेक्शन ऑफ टाइम कैसे? यदि हमने मशीनें खरीदी और मशीन खरीदने के बाद एक नई मशीन आ गई तो जो हम मशीन हम यूज कर रहे हैं वो हमारी क्या होगी? आउटडेटेड होगी, वो करंट में यूज नहीं है. तो एफ्लेक्शन टाइम की वजह से उस पर क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन लग रहा है. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन यानी रिड्यूस वैल्यू ऑफ एसेट्स की वैल्यू कम होना. वो क्या होते हैं हमारे? डेप्रिसिएशन. इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डेप्रिसिएशन लगा दिया तो नेक्स्ट ईयर नहीं लगेगा. डेप्रिसिएशन हर साल लगता रहता है, एवरी ईयर. डेप्रिसिएशन के मेथड क्या होते हैं? SLM और WDV. SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब एवरी ईयर कंसिस्टेंसी ये डेप्रिसिएशन लगता रहता है एसेट्स पे. It is an expired cost and hence must be deducted before the calculating the taxable profit. For example, if profit before depreciation tax कितना है? 50,000 and depreciation amount कितना है? 10,000. तो profit before tax will be profit before depreciation tax कितना है? 50. तो हम लेस कर देंगे depreciation. तो profit after tax कितना आ जाएगा? 40,000. तीसरी 5 फीचर्स है. इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस. डेप्रिसिएशन हमारा कैसा है? एक कैश एक्सपेंस नहीं है, यानी कि हमारा एक्सपेंस तो है पर नॉन कैश, यानी कैश नहीं आता. मतलब हर साल मतलब एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है. जो कम हो रही है वो क्या है? हमारा डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस. इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो. यानी डेप्रिसिएशन के अंदर कोई कैश नहीं होता, कैश का इन्वॉल्व नहीं होता, ना बैंक का इन्वॉल्व होता. प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर्ड. जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर चुके हैं उनको हमें क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है. तो हम जो क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में उसमें हम समझेंगे कैसे हम राइट ऑफ करते हैं. डेप्रिसिएशन के और भी नाम होते हैं. डेप्रिसिएशन एंड अदर सिमिलर टर्म्स. इसको हम डिप्लेशन भी कह सकते हैं. डिप्लेशन क्या होता है? द टर्म डिप्लेशन इज यूज्ड टू कॉन्टेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइन क्वारीज दैट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ एसेट्स. सेकंड है हमारा एमोर्टाइजेशन. Amortization refers to writing off the cost of intangible assets like a patent, copyright, trademark, franchises, goodwill, which have utility of specified period of time. जो amortization है वो सिमिलर किसके? डेप्रिसिएशन को होता है. ये होता है डिप्लेशन, जो अभी हमने ऊपर देखा. क्या होता है? डिप्लेशन. और सेकंड क्या है? एमोर्टाइजेशन. ये क्या है? डेप्रिसिएशन सिमिलर है. ये किसको राइट ऑफ करते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स. किसको राइट ऑफ करते हैं? ये इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स क्या होंगी? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, फ्रेंचाइजी, गुडविल, विच हैव यूटिलिटी फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. The procedure for amortization by periodic write-off the portion of cost of intangible assets is the same that depreciation of fixed assets. For example, if a business firm buys a patent 10 लाख का उसने पेटेंट खरीदा है and estimate that the useful life of 10 years. उसकी useful life कितनी है? 10 साल. The business firm must write off 10 लाख upon 10. तो यानी 1 लाख एवरी ईयर उसको amortize यानी राइट ऑफ करना पड़ेगा. The amount of return off is technically referred to amortization. जो अमाउंट हम राइट ऑफ कर रहे हैं, जो अमाउंट हम मतलब जो 10 लाख है, 10 लाख को हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 लाख एवरी ईयर क्या हो रहा है? राइट ऑफ. जो राइट ऑफ हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एमोर्टाइजेशन कहेंगे. उसको क्या बोलेंगे हम? एमोर्टाइजेशन. कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन के क्या कारण होते हैं? These have been very clearly spelled out as part of definition of depreciation in the accounting standard
ऑफ 6 आर बीइंग एलिब्रेटेड हेयर। में डेप्रेशन लगने क्या क्या कारण होते हैं तो आप देखते हैं। फर्स्ट कॉज होता है हमारा वियर एंड टीयर ड्यू टू यूज ऑफ पैसेंस ऑफ टाइम, यानी कि वियर एंड टीयर मीन्स द डिटरेशन एंड द कंसिक्वेंट डिमिनिशन इन द एसेट्स वैल्यू arising from its use in business operation from earning revenue. It reduces the assets of technical capacity so to service the purpose of for which it has been meant. Another aspect of wear and tear physical deterioration. और सेकेंड क्या होता है हमारा? सेकेंड होता है हमारा एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, यानी लीगल राइट्स का खत्म होना। क्या होता है हमारा? एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, यानी certain category of assets lost their value of after the agreement government their use in the business comes to an end after the expiry of predetermined period. Example such as asset are patent, क्या होते हैं? patent, copyright, leases, patent, copyright, leases, whose utility to business is extinguished immediately upon the removed or legal backing to them. थर्ड कॉजेस क्या होता है डेप्रिसिएशन का? ऑब्सोलेंस। क्या होता है? ऑब्सोलेंस क्या होता है? ऑब्सोलेंस इज अनदर फैक्टर लीडिंग टू डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट। इट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज ऑब्सोलेंस मीन्स द फैक्ट ऑफ बीइंग आउट ऑफ डेटेड। ऑब्सोलेंस implies the exiting assets becoming out of dated and account availability better type of assets it arise from such the factor as। ऑब्सोलेंस का मतलब है जो टेक्नोलॉजी चेंज होना। ऑब्सोलेंस का हमारा कारण क्या होता है? हमारे ऑब्सोलेंस का हमारा कारण होता है टेक्नोलॉजी चेंजेस, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड्स, चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट सर्विस, आउटडेट ऑफ एसेट्स और लीगल अदर डिस्क्रिप्शंस। यानी कि डेप्रिसिएशन का कारण क्या होता है? हमारा ऑब्सोलेंस का मतलब कहते हैं हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होना। जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो हमारे किसी काम की नहीं, यानी कि हमारी न्यू टेक्नोलॉजी जाएगी तो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी हमारी किसी काम की नहीं है। और चेंज इन मार्केट डिमांड, मतलब मार्केट में डिमांड का चेंज होना फॉर द प्रोडक्ट सर्विस आउटपुट ऑफ एसेट्स और लीगल अदर डिस्क्रिप्शंस, यानी कि लीगल का मतलब है गवर्नमेंट टाइम, मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करना। चौथा कारण है कि हमारा एबनॉर्मल फैक्टर। क्या है हमारा? एबनॉर्मल फैक्टर, मतलब कुछ एबनॉर्मल फैक्टर भी हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के। नीड फॉर डेप्रिसिएशन, हमें डेप्रिसिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो डेप्रिसिएशन में आवश्यकता क्यों पड़ी? तो द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अराइजिंग फ्रॉम ए कंसेप्चुअल लीगल एंड practical business considerations. These considerations provide depreciation particular significance as business expense. डेप्रिसिएशन आवश्यकता में क्यों करें? इसके होते हैं चार। पहला होता है हमारे मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और सेकंड क्या होता है हमारा? कंसीडरेशन ऑफ टैक्स। क्या होता है? कंसीडरेशन ऑफ टैक्स। थर्ड क्या होता है हमारा? ट्रू एंड फेयर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फोर्थ होता है हमारा कंप्लायंस विद लॉ। तो ये वन बाय वन हम थोड़ा समझते हैं। डेप्रिसिएशन का मेन मकसद होता है हमारा मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू, यानी कि जो भी हम डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारा? पीएल अकाउंट में डेबिट होता है। तो जो इनकम जब हम जो भी हम मशीन खरीदेंगे तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किस रूप में होगा? सेल्स के रूप में होगा। वो क्या होगी? हमारी क्रेडिट होगी। तो यानी कि हमारा जो डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है वो सेम पीरियड में, तो उसे हम मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं। और डेप्रिसिएशन का सेकेंड पॉइंट क्या हमारा? कंसीडरेशन ऑफ टैक्स, यानी कि डेप्रिसिएशन इज ए डिडक्टेबल कॉस्ट ऑफ टैक्स पर्पज। हाउएवर tax rules for the calculating the depreciation amount need not necessary for similar current business practice। डेप्रिसिएशन का मकसद होता है हमारा टैक्स निकालने के लिए हमें डेप्रिसिएशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो हमारे प्रॉफिट में हम माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी डेप्रिसिएशन का प्रयोग हमें किस लिए होता है? हमारा टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए।
डेप्रिसिएशन ये क्या कंपनी लॉ के प्रोवाइड करना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन का हमें क्यों जरूरत पड़ती है? ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। डेप्रिसिएशन हमें किस लिए चाहिए? ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए। इफ depreciation of asset is not provided for, then assets will not overvalued and balance sheet will not reflect the correct financial position of business. This is not permitted either established accounting practice by specific provision of law। यानी कि एज पर AS 6 के अनुसार डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि ये हमें कानूनी यानी लॉ का पालन करना पड़ता है। और डेप्रिसिएशन का चौथा हमें जरूरत क्यों पड़ती है? कंप्लायंस विद लॉ, यानी लॉ में जो भी दे रखा है, इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ, कंपनी लॉ, तो हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम टैक्स रेगुलेशंस, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन दैट इनडायरेक्टली कंपाइल सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक ए कॉर्पोरेट एंटरप्राइज प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट। यानी कि हमारी जो कंपनी लॉ है और अदर लॉ है, तो हमें क्या पता, डेप्रिसिएशन हमें फिक्स एसेट पर प्रोवाइड करना पड़ता है। हमें टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग 1, तो हमें क्या करना है? ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना है। डेप्रिसिएशन नॉन कैन एक्सपेंस, ट्रू। ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। यानी डेप्रिसिएशन में कैश का प्रयोग नहीं होता, डेप्रिसिएशन में ये कैश का प्रयोग नहीं होता, तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस, ये हो जाएगा हमारा राइट। सेकेंड है हमारा डेप्रिसिएशन इज आल्सो चार्ज टू करंट एसेट्स, ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग। या इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। डेप्रिसिएशन हमारा करंट एसेट्स पे लगता है? नहीं, डेप्रिसिएशन हमारा करंट एसेट्स में लगता है। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? हमारा फिक्स एसेट्स पे लगता है। थर्ड है हमारा डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन डिक्लाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द टेंजिबल फिक्स एसेट, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। डेप्रिसिएशन हमेशा बुक वैल्यू पे लगता है, ना कि नॉट मार्केट वैल्यू पे। तो आंसर इस पे क्या हो जाएगा हमारा? बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन हमारा किस पे लगता है? हमारा बुक वैल्यू पे, नॉट मार्केट वैल्यू पे। द मेन कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज वियर एंड टीयर कॉजेज बाय इट्स यूजेस। तो वियर एंड टीयर हम नहीं पढ़ा था, वियर एंड टीयर भी इसका कारण होता है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ, डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज सो एज टू ascertain ट्रू एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। मतलब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारा ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस हमारा निकलेगा। डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज सो एज टू ascertain ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। ठीक है, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस की पता चलेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 6, डिप्लेशन टर्म इज यूज इन द केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स।
when market value of asset is higher than book value, depreciation is not charged, it is false। ये क्या हो जाएगा हमारा false, यानी कि रॉन्ग। भले ही मार्केट कम हो या ज़्यादा हो, इट इज इरिलेवेंट, इट इज इमैटेरियल। डेप्रिसिएशन हमारा बुक वैल्यू पे लगता है तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट इज हायर देन बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज, नहीं, भले ही बड़े कम हो ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं है, डेप्रिसिएशन चार्ज होना है क्योंकि बहुत सारे कारण है, एब्सोलेंस, टेक्नोलॉजी चेंज होना और वियर एंड टीयर। भले ही यूज हुई हो या नहीं यूज हुई हो तब भी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा। क्यों प्रोवाइड होगा? ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, इससे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट टू इट्स मार्केट वैल्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? हमारा बुक वैल्यू पे चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन चार्ज टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू इट्स मार्केट वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज होता है हमारा बुक वैल्यू पे, इससे मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। इफ एडुकेट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड, डेप्रिसिएशन नीड नॉट टू बी चार्ज, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। यानी कि डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा भले ही उसको मेंटेन करें या ना करें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं जो डेप्रिसिएशन अमाउंट को अफेक्ट करते हैं? पहला क्या होता है हमारा? कॉस्ट ऑफ एसेट्स। सेकंड क्या होता है हमारा? पहला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स, सेकंड होता है हमारा एस्टिमेट नेट रिलाइजेबल वैल्यू, थर्ड क्या होता है हमारा? डेप्रिसिएबल कॉस्ट, फोर्थ क्या होता है हमारा? एस्टिमेट यूजफुल ऑफ लाइफ। ये चार मेथड होते हैं, तो वन बाय वन इसको हम समझेंगे, वन बाय वन धीरे धीरे इसको समझेंगे। For the purpose of disposal of asset, for example, machinery purchased 50,000 and is expected to have useful life of 10 years. At the end of 10th year, it is expected to have sale value कितनी है? 6,000. But the expense related to its disposal are estimated 1,000. Then the residual value of sale कितनी हो जाएगी हमारी? 5,000 हो जाएगी, यानी 6 - 1 कितना हो जाएगी? 5,000। थर्ड होता है हमारा डेप्रिसिएबल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या होता है भैया? Depreciable cost of an asset is equal to its cost. Depreciable cost of machinery 50,000 less 5,000. It is the depreciable cost which is distributed and charged depreciable expense over the estimated useful life of assets. In the above example, 45 shall be charged to depreciable over period of 10 years. Estimated useful life of assets is the estimate economic या commercial life of the assets. Physically life is not important for this purpose because of an assets may still exist physically but may not be capable of commercially viable production. For example, a machinery purchase and it is estimated that it can be used production process for 5 years. After the 5 years, the machinery may still in the good physical condition but can be used for production probability. Methods of calculating depreciation amount. Methods दो मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है SLM मेथड एंड WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
डेप्रिसिएशन लगाने के लिए वैसे काफ़ी मेथड होते हैं, पर हमारे क्लास 11th में 2 मेथड हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट होता है हमारा SLM मेथड। फर्स्ट होता है हमारा SLM। सेकंड होता है हमारा WDV। SLM मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। चलिए आगे इस SLM WDV मेथड के बारे में समझते। SLM मेथड का फॉर्मूला हमारा है डेप्रिसिएबल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में हम लेस कर देंगे हम एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू और भाग दे देंगे हम एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। इसे एग्जाम्पल समझते हैं। द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट कितने हैं 10 ईयर्स एंड नेट रियलाइज वैल्यू कितनी है 50,000। तो हाउ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एवरी ईयर। तो हमें हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो यानी कि 2,50,000 में 50 लेस कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 20,000 पर ईयर हमें एज पर SLM स्ट्रेट लाइन मेथड के बेस पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आता है कितने टाइप के डेप्रिसिएशन मेथड होते हैं। तो आपको आंसर देना है 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा SLM, सेकंड होता है हमारा WDV। SLM होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकंड होता है WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। चलिए हम SLM और WDV में अंतर समझते हैं। तो SLM क्या होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड SLM और WDV क्या होता है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड WDV। तो SLM मेथड किस पे लगता है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पर। जो हमारा SLM मेथड है वो किस पे लगता है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पर, और जो WDV है उस पर किस पे लगता है बुक वैल्यू पर। ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन चार्ज टिल द डेट। यानी कि जो हमने जैसे कि हमने पिछले साल हमारे कोई मशीनरी हमने 1,000 की खरीदी, ठीक है, और डेप्रिसिएट कितना है 10% है। तो 10% कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। तो ये बचेगा 900 रुपये। तो अगले साल किस पे लगेगा 900 पे। बैलेंसिंग फिगर है मतलब 10% यानी 90 रुपये। तो 900 में से 90 गए तो कितने बचे 900 माइनस 90, ये बच्चा 810। तो अगले साल फिर 10% 810 पे लगेगा यानी कि 81 रुपये। 81 रुपये ये आ जाएगा 729। ये क्या है हमारा WDV। ये क्या है हमारा WDV, ठीक है। और SLM में क्या होगा सिर्फ 1,000 रुपये। 1,000 रुपये 10% कितना हो गया 100, यानी हर साल 100 रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज। तो SLM में किस पे लगेगा फिक्स कंस्टेंट एवरी ईयर। यानी SLM में हमारा जो डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स होता है। जैसे कि जो मशीनरी है हमने 1,000 रुपये की खरीदी है और डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है 10%। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 रुपीज़ पर ईयर हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एज पर SLM। और WDV में क्या होगा पहले 100 रुपये चार्ज होगा, फिर अगले साल 90 रुपये चार्ज होगा, फिर थर्ड ईयर 80। जहाँ भी बैलेंस कम होती जाएगी जो भी बुक वैल्यू ओरिजिनल बुक वैल्यू क्या होगी हमारी ओरिजिनल लेस डेप्रिसिएशन चार्ज द टिल डेट, वो हमारी क्या हो जाएगी बुक वैल्यू हो जाएगी। तो डिक्लाइन ईयर आफ्टर ईयर, ये हर साल क्या होती है कम होती है। थर्ड टोटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिस्पेक्टेड डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स अनइक्वल ईयर आफ्टर द इट इंक्रीज इन द लेटर ईयर्स। WD में क्या होगा एट मोस्ट इक्वल एवरी ईयर। रिकॉग्नाइज बाय द इनकम टैक्स लॉ नॉट रिकॉग्नाइज। SLM को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और WD को रिकॉग्नाइज करते हैं। suitability, it is suitable for the asset which repair charge less probable of obsolescence of law scrap value depends upon time period involved। और WD में क्या होगा it is a suitable for assets which are affected by the technological changes and requires more repair expense with passage of time। चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट अकाउंट हम कैसे करेंगे। पहले क्या होगा हमारा फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज ऑफ एसेट। यदि हम एसेट खरीदेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा हमारा टू बैंक या वेंडर। बैंक कब आएगा जब हमने
पेमेंट इमीडिएटली कर दी होगी। और वेंडर अकाउंट कब आएगा, जब हमने जो एसेट्स हमने खरीदा है वो हमने क्या खरीदा है, क्रेडिट, तब हमारा वेंडर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट। तो ये एसेट यानी कि हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। थर्ड हो जाएगा फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और जो हमने जो डेप्रिसिएशन में चार्ज करा है वो हम एंट्री कहाँ जाएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, उससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि यदि हमें चार्जिंग डेप्रिसिएशन एसेट, यदि किसी हम एसेट चार्ज करते हैं तो हमें 3 एंट्री में पास करनी होती है। पहली एंट्री कौन सी होती है, जब कोई हम एसेट्स मशीनरी हो या फिक्स एसेट्स हो हम लाते हैं तो एंट्री क्या होगी हमारी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यदि हमने पेमेंट तुरंत कर दी हो। यदि हमने पेमेंट तुरंत नहीं करी हो तो हमारा एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्रिएट हो जाएगा। हमारा वेंडर कौन होते हैं, वेंडर वो होते हैं जिनसे कि हम अपने एसेट्स हम खरीद रहे हैं। सेकंड हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है विद अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन के मेथड क्या होते हैं, 2 होते हैं, SLM एंड WDV। इन दोनों मेथड से हमें अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। थर्ड होता है फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, ये हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, PL अकाउंट है, तो डेप्रिसिएशन क्या आएगा हमारा, डेबिट साइड में, यहाँ अमाउंट आ जाएगा। चलिए थियोरेटिकल पोर्शन हमने ख़त्म कर लिया है। अब हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जब तक कि आपको बाय बाय, जब तक के लिए आपको बाय बाय। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वो नेक्स्ट क्लास में हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे और कंसेप्ट भी क्लियर कराएंगे। आपको नेक्स्ट क्लास में भी सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कराऊंगा। और यदि मेरे वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।